गुड इवनिंग स्टूडेंट। आज हम काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस का नेक्स्ट टॉपिक लेके आए हैं, लेक्चर नंबर 2। ठीक है ना। प्रीवियस क्लास में हमने क्या डिस्कस किया था कि हाउ टू मूव गैसेस फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस बिकॉज ऑफ interatomic forces between gas molecule is very small, means negligible. Hence gases move from one place to another place. इनके बीच में जो इंटरएटॉमिक फोर्सेस लगते हैं गैस के मॉलिक्यूल्स के बीच में, वो नेग्लिजिबल होता है। यही कारण है कि गैस के मॉलिक्यूल एक जगह से दूसरी जगह मूव करते रहते हैं, जिस कारण से हम लोग पढ़ते हैं काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस। ठीक है। आज हम उसी थ्योरी को आगे बढ़ाते हुए आगे बढ़ेंगे। कुछ साइंटिस्ट के हिसाब से इस थ्योरी में, काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस में जो रिलेशन दिया गया है उसी को आज हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हमारे साइंटिस्ट बॉयल्स ने कुछ प्रेशर, टेम्परेचर और वॉल्यूम के बीच में रिलेशन दिया है, उनके हिसाब से पढ़ेंगे। फिर चार्ल्स के हिसाब से पढ़ेंगे, फिर एवोगाड्रो के हिसाब से पढ़ेंगे। फिर इन सभी को एक साथ कंबाइन करेंगे और देखेंगे कि आपको आइडियल गैस इक्वेशन मिल जाएगा। ठीक है। वो आइडियल गैस इक्वेशन जो आप नाम से जानते हो, PV = NIT, वो कहाँ से आता है, कैसे आता है, हम इस चीज को आज डिस्कस करेंगे। वीडियो अंतिम तक देखिएगा, बीच में नहीं रोक देना। ठीक है ना। पता चला तुम लोग आधा देखते हो आधा नहीं देखते, पूरा देखो तब समझ में आएगा। ठीक है। लाइक और सब्सक्राइब करना हो तो कर दे, बाकी आपकी इच्छा। आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले फर्स्ट लॉ है बॉयल्स लॉ। ठीक है। बॉयल्स लॉ ने, ये सारी चीजें आप केमिस्ट्री में भी पढ़ते हो और फिजिक्स में मैं आपको पढ़ाऊंगा। तो जो केमिस्ट्री में आप पढ़ते हो कॉन्सेप्ट वही है, क्योंकि बॉयल्स लॉ ही रहेगा, ये बदल कर दूसरा नियम नहीं बन जाएगा। कभी कभी आप सोचने लगते हो यार फिजिक्स में तो बॉयल्स लॉ पढ़ा था ऐसा, वॉल्यूम इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर, केमिस्ट्री में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाता होगा। तो ऐसा नहीं होता। जो नियम है वो चाहे फिजिक्स में हो चाहे केमिस्ट्री में हो, थर्मोडायनेमिक्स आप केमिस्ट्री में भी पढ़ते हो, फिजिक्स में भी पढ़ते हो, तो यहाँ पे भी सेम स्टेटमेंट है। तो आइए चले अकॉर्डिंग टू बॉयल्स लॉ चले। अकॉर्डिंग टू, ये बात 1662 की है, 1661-62 के दरमियान इन्होंने नियम बनाया। According to this law, the volume of given mass, the volume of given mass, according to this law, the volume of given mass, the volume of given mass, volume of given mass is inversely proportional to the pressure, pressure of gas provided temperature remains constant. So what is the statement of Boyle's law? According to this law, the volume of given mass
किसका मास है यहाँ पे? गैस का जो मास है, उस गैस का मास जो है उसका वॉल्यूम इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द प्रेशर ऑफ गैस प्रोवाइडेड टेम्परेचर रिमेन्स कांस्टेंट। ध्यान रखना है किस कंडीशन में है ये? आइसोथर्मल कंडीशन। बॉयल्स लॉ एग्जिस्ट फॉर ओनली आइसोथर्मल प्रोसेस, एडियाबैटिक प्रोसेस, आइसोकोरिक प्रोसेस ऑप्शन में रहेगा तो आपको आइसोथर्मल प्रोसेस या आइसोथर्मल चेंजेस लिखना है, ठीक है ना। तो आइसोथर्मल से ध्यान रखना है टेम्परेचर कांस्टेंट होता है। अकॉर्डिंग टू बॉयल्स लॉ वे ऑफ द वॉल्यूम इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/P कीपिंग टेम्परेचर कांस्टेंट। क्लियर है? वॉल्यूम ऑफ गैस, वॉल्यूम ऑफ गिवन मास इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम ऑफ गिवन मास ऑफ गैस। ऐसा लिख सकते हैं, मास ऑफ गैस, वॉल्यूम ऑफ गिवन मास ऑफ गैस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द प्रेशर ऑफ गैस प्रोवाइडेड टेम्परेचर रिमेन्स कांस्टेंट। ठीक है ना। तो वॉल्यूम इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्या हो गया बेटा? प्रेशर। ठीक है ना। तो प्रेशर यहाँ पे इनवर्सली प्रोपोर्शनल हटेगा तो कोई ना कोई कांस्टेंट आएगा। यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ V इक्वल टू K बाई P। P को इधर मल्टीप्लाई कर दें तो PV इक्वल टू क्या हो जाएगा? कांस्टेंट। PV इक्वल टू क्या हो जाएगा? कांस्टेंट। दैट इज P1 V1 इक्वल टू P2 V2 अकॉर्डिंग टू इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी। P1 V1 इक्वल टू कंटिन्यूटी इक्वेशन पढ़ा है, AB इक्वल टू कांस्टेंट तो क्या लिख देते थे? A1 B1 इक्वल टू A2 B2। तो यहाँ PV इक्वल टू कांस्टेंट है तो क्या लिख देंगे? P1 B1 इक्वल टू P2 B2 या इसी को लिख सकते हैं P1 बाई P2 इक्वल टू B2 बाई B1। क्योंकि इनवर्सली प्रोपोर्शनल है तो यदि P1 बाई P2 है तो B2 बाई B1 होगा। इसका मतलब इनवर्सली है। और डायरेक्टली होता है तो P1 बाई P2 इक्वल टू B1 बाई B2 हो सकता है। लेकिन यहाँ पे क्या है? इनवर्सली प्रोपोर्शनल। क्लियर है सभी को? यहाँ तक कोई क्वेश्चन है? अब आपको पीवी डायग्राम बनाना है। क्या बनाना है? पीवी डायग्राम, प्रेशर वर्सेस वॉल्यूम डायग्राम आप थर्मोडायनेमिक्स में भी बना चुके हैं। एक बार उस डायग्राम को देख लें कि आपने पीवी डायग्राम थर्मोडायनेमिक्स में कैसा बनाया है। डायग्राम बिल्कुल उसी तरह से बनेगा। देख लिया डायग्राम आपने? देखिए पीवी वर्सेस वॉल्यूम डायग्राम कैसे बनेगा, पीवी डायग्राम कैसा बनता है। पहले तो आपको ये ध्यान होना चाहिए कि डायग्राम किस बेसिस पे बनते हैं। डायग्राम किस पर निर्भर करता है? कोई भी डायग्राम जब आप बनाते हो तो वो उसके इक्वेशन पे निर्भर करता है। किस पे निर्भर करता है? इक्वेशन। यदि मेरे से कोई कहे कि यदि x प्रोपोर्शनल y है तो आप इसका डायग्राम बनाइए, मैं बना दूंगा। इसका मतलब x y एक्सिस में जितना x बढ़ेगा उतना ही y बढ़ेगा, मतलब ग्राफ कैसा होगा? लीनियर होगा। जब भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा ग्राफ हमेशा लीनियर होगा। यदि x प्रोपोर्शनल y प्लस c है तो ग्राफ ओरिजिन से स्टार्ट ना होके कहीं ऊपर से स्टार्ट होगा। इतना डिफरेंस रहेगा क्योंकि उसमें c इंक्लूड रहता है। y बराबर mx प्लस c। ओरिजिन से तभी स्टार्ट होगा जब c 0 रहेगा। ये आपने मैथ में पढ़ा था। यदि x इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू y है तो ग्राफ पैराबोलिक होगा। कैसा होगा? पैराबोलिक होगा। हमेशा याद रखिए पैराबोलिक का मतलब ये वेरिएशन। जब भी इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा फिक्स है, ये बदलेगा नहीं। कभी भी ग्राफ आपको बनाना हो
इनवर्सली प्रोपोर्शनल का मतलब एक बढ़ेगा तो दूसरा घटेगा। जैसे यहाँ से देखिए y घट रहा है तो x बढ़ रहा है। यहाँ पे देखिए ध्यान से x इतना है कि नहीं। अब y क्या हो रहा है, घट रहा है, तो x क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। यहाँ पे y घट रहा है, y यहाँ से घटना स्टार्ट किया, ये y यहाँ तक गया तो x बढ़ा, y यहाँ पे और घटा तो x और बढ़ गया। तो जिस तरह से y घटेगा x उसी तरह से बढ़ेगा। दैट इज द पैराबोलिक वेरिएशन। इस ग्राफ को देखें, बिल्कुल सेम ग्राफ यही बनेगा इनवर्सली प्रोपोर्शनल का, ठीक है, क्योंकि हमारे पास वॉल्यूम इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर है। मतलब यहाँ ग्राफ कैसा बनेगा, कैसा बनेगा भाई, पैराबोलिक वेरिएशन ऐसा बनेगा। अब यहाँ पे जो ग्राफ हम बनाएंगे वो हम अलग अलग टेम्परेचर पे बनाएंगे। एक ही ग्राफ में इधर हमने प्रेशर ले लिया, इधर हमने वॉल्यूम ले लिया। किसी कोई डाउट है इसमें? ये कैसा ग्राफ है, पैराबोलिक है, नाम याद रखिए। कैसा ग्राफ है, पैराबोलिक ग्राफ है, ठीक है। अब यहां से इस तरह से वेरिएशन अब दिख रहा है। ये जो ग्राफ बनाया मैंने अकॉर्डिंग टू बॉयल्स लॉ बनाया है, लॉ के हिसाब से बनाया है। किसके हिसाब से बनाया भाई, लॉ के हिसाब से। लेकिन जब प्रेशर वर्सेस वॉल्यूम का एक्सपेरिमेंट किया गया तो डायग्राम का नेचर कुछ अलग हो गया। डायग्राम कैसा हुआ, ये जो वेरिएशन आपको लॉ से मिलना चाहिए ये लॉ से है और ये एक्सपेरिमेंटल है। हमारी बात समझिएगा। अब इसका टेम्परेचर मान लीजिए T1, क्या टेम्परेचर है, T1। मतलब यहां पे जो गैस है, गैस का नेचर अलग अलग है, तभी तो इनका ग्राफ अलग अलग बन रहा। गैस का नेचर चेंज हो रहा है, बिहेवियर ऑफ गैस विल चेंज अकॉर्डिंग टू लॉ एंड अकॉर्डिंग टू एक्सपेरिमेंट आर चेंजेस। नियम के हिसाब से और एक्सपेरिमेंट के हिसाब से नेचर बदल रहा है। अब क्या करें, तो बॉयल्स ने क्या किया कि टेम्परेचर को बढ़ा दिया। क्या किया, टेम्परेचर को बढ़ा दिया। जब उन्होंने टेम्परेचर बढ़ाया, T2 टेम्परेचर किया, तो आपका जो ग्राफ है एक्सपेरिमेंटल ग्राफ वो नियरली लॉ के, मतलब जो बॉयल्स लॉ था उसको फॉलो करने लगा। ये कब, जब टेम्परेचर को और बढ़ाया गया, मतलब T2 ग्रेटर देन T1 के केस में लॉ के द्वारा बनाया गया ग्राफ, एक्सपेरिमेंट के द्वारा बनाया गया ग्राफ नियरली सेम हो गया। इसका मतलब जो गैस है इसी गैस को हम आइडियल गैस कहते हैं। क्या कहते हैं, आइडियल गैस। एट हाई टेम्परेचर पे रियल गैस बिहेव एज अ आइडियल गैस। क्या हो गया भाई, क्या हुआ यहां, जैसे हाइड्रोजन गैस है, इसका टेम्परेचर बढ़ा दिया जाए तो हाई टेम्परेचर पे रियल गैस आइडियल गैस की तरह बिहेव करने लगती है। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, कॉम्पिटिटिव पॉइंट है, पॉइंट लिखना है। एट हाई टेम्परेचर रियल गैस
we have like as आइडियल गैस। किसकी तरह व्यक्त करने लगता है भाई? आइडियल गैस की तरह। हाई टेम्परेचर पे जो गैस का नेचर होता है वो डायग्राम में आप देख सकते हैं, जो लॉज को ओबे करने लगता है, लॉज के हिसाब से और एक्सपेरिमेंट के हिसाब से सेम हो जाता है, एक जैसा हो जाता है। इस तरह से हम किसी भी गैस को आइडियल गैस तब कहेंगे जब उस गैस का टेम्परेचर ज्यादा हो। हाई टेम्परेचर पे कोई भी रियल गैस आइडियल गैस कहलाएगी। ख्याल रखिएगा, हाई टेम्परेचर पे कोई भी रियल गैस आइडियल गैस कहलाएगी। So this is the very most important point। तो यहाँ तक क्लियर हो गया। तो आइडियल गैस नाम आप बहुत सुनते हैं। आइडियल गैस कहाँ से आती, कैसे आती है, ये आप कुछ नहीं जानते। आइडियल गैस कैसे आती है उसकी शुरुआत हो चुकी है। आज हम आइडियल गैस कैसे और आइडियल गैस का इक्वेशन कहाँ से आता है, इसी बात को डिस्कस करेंगे। तो आप वीडियो अंतिम तक देखिएगा, ध्यान रखना, बीच में मिस मत करना, ठीक है। तो अब हम दूसरे लॉ पे चलते हैं। सेकेंड लॉ है हमारा चार्ल्स लॉ। चार्ल्स लॉ, ठीक है ना। तो बॉयल्स लॉ के बाद आते हैं चार्ल्स लॉ पे। बॉयल्स लॉ में क्या होता है? टेम्परेचर कांस्टेंट होता है, इसमें प्रेशर कांस्टेंट रहेगा। तो स्टेटमेंट लिखेंगे सबसे पहले, अकॉर्डिंग टू दिस लॉ। केमिस्ट्री में आप बहुत पढ़ते हैं चार्ल्स लॉ और बॉयल्स लॉ। नहीं पढ़े अलग बात है, और नहीं पढ़े तो अब नहीं पढ़ोगे, ये अंतिम है। अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, ठीक है, द वॉल्यूम ऑफ गिवन मास, द वॉल्यूम ऑफ गिवन मास, द वॉल्यूम ऑफ गिवन मास of gas, volume of given mass of gas is directly proportional to क्या? टेम्परेचर। क्या? टेम्परेचर। provided pressure remains constant, provided pressure remains constant। उसमें हमने क्या पढ़ा था बॉयल्स लॉ में? वॉल्यूम ऑफ गैस इनवर्सली प्रोपोर्शनल था प्रेशर के, टेम्परेचर रिमेन्स कांस्टेंट था। यहाँ पे वॉल्यूम ऑफ गैस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, प्रेशर रिमेन्स कांस्टेंट है। बॉयल्स में टेम्परेचर मतलब आइसोथर्मल प्रोसेस, और यहाँ प्रेशर कांस्टेंट मतलब आइसोबारिक प्रोसेस में होगा ये। तो जो चार्ल्स ने बताया था वो आइसोबारिक प्रोसेस के लिए अपना नियम बनाया था, ठीक है। तो इनके स्टेटमेंट के हिसाब से यदि चले तो B प्रोपोर्शनल टू T लिखेंगे, और यहाँ पे जो P हमारा है वो क्या है? कांस्टेंट है। किसी कोई डाउट है? B प्रोपोर्शनल टू T है। V इक्वल टू T, B इक्वल टू KT। इसको लिख सकते हैं B बाई T इक्वल टू K।
मतलब B1 बाई T1 इक्वल टू B2 बाई T2। B1 बाई T1 इक्वल टू B2 बाई T2 या B1 बाई B2 इक्वल टू T1 बाई T2 लिख सकते हैं इसको भी। इसमें डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मतलब B1 बाई B2 इक्वल टू T1 बाई T2 होगा। तो आप इस तरह से इक्वेशन लिख सकते हैं और इनके बीच में जो ग्राफ बनेगा वो कैसा बनेगा, कैसा ग्राफ बनेगा। यहाँ जो प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है वो गैस के मास पे निर्भर करता है। गैस का मास चेंज होगा तो प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट चेंज हो जाएगा। इसलिए विशेष ध्यान रखना है कि आपको मास एक निश्चित मास पे ही वॉल्यूम टेम्परेचर के इक्वल होगा प्रोपोर्शनल। क्लियर है यहाँ तक? इसमें कोई डाउट किसी को? कैसा बनेगा ग्राफ देखिए। टेम्परेचर वर्सेस वॉल्यूम का ग्राफ लीनियर बनेगा, स्ट्रेट लाइन बनेगा। यहाँ पे ऐसे बना देंगे, ठीक है। अब ये नेसेसरी नहीं कि ये जीरो से ही जाए, ठीक है ना। आइडियल के केस में जीरो से जाएगा। लेकिन क्या ये ग्राफ मेरा सही है? इन्होंने देखा लो टेम्परेचर पे, तो आपको लो टेम्परेचर पे कुछ ग्राफ ऐसा दिख रहा है, मतलब एग्जैक्टली इक्वल नहीं है। टेम्परेचर बढ़ा दिया तो हाई टेम्परेचर पे ही क्या हुआ, इसका जो ग्राफ है ऐसा दिखा। कैसा दिखा? इस तरह से। एग्जैक्टली जीरो से नहीं मिलेगा आपको, ठीक है ना। तो ये ग्राफ आप बनाएंगे इस तरह से, थोड़ा सा ऊपर से बना देंगे, बना लीजिए। क्लियर है? आगे बढ़े। इसके बाद नेक्स्ट क्लास पे आते हैं। थर्ड लॉ है लॉ ऑफ प्रेशर। तो लॉ ऑफ प्रेशर के नाम से जाना जाता है। इसका नाम है गे-लुसाक लॉ। गे-लुसाक लॉ, ठीक है ना। इसका दूसरा नाम है गे-लुसाक लॉ से भी ये जाना जाता है, जिसमें लॉ ऑफ प्रेशर भी कहलाता है। तो इसमें क्या होता है, वेरिएशन ऑफ प्रेशर विद टेम्परेचर। तो इसमें वॉल्यूम कांस्टेंट रहता है। क्या होता है? वॉल्यूम कांस्टेंट रहता है। प्रेशर टेम्परेचर के हिसाब से वैरी होता है, ठीक है ना। तो अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, स्टेटमेंट लिखेंगे, अकॉर्डिंग टू दिस लॉ द प्रेशर ऑफ गैस, the pressure of gas is directly proportional to temperature provided
वॉल्यूम रिमेन्स कांस्टेंट। ठीक है, तो बॉयल्स लॉ में टेम्परेचर कांस्टेंट हो गया, चार्ल्स लॉ में प्रेशर कांस्टेंट हो गया, और लॉ ऑफ प्रेशर में वॉल्यूम कांस्टेंट। ठीक है ना। तो यहाँ पे प्रेशर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर है, का मतलब है P1 बाई P2 इक्वल टू T1 बाई T2। ग्राफ भी उसी तरह से बन जाएगा, प्रेशर वर्सेस टेम्परेचर का। ग्राफ सेम बनेगा। ठीक है यहाँ तक। इसके बाद लॉ ऑफ एवोगाड्रो। एवोगाड्रो का क्या नियम है? एवोगाड्रो ने क्या बताया कि जो वॉल्यूम ऑफ गैस है वो नंबर ऑफ मोल ऑफ गैस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। किसके? नंबर ऑफ मोल ऑफ गैस के। तो अकॉर्डिंग टू स्टेटमेंट लिख लेंगे, अकॉर्डिंग टू एवोगाड्रो the volume of given mass of gas, the volume of given mass of gas is directly proportional to number of gas in moles। ठीक है। इसका मतलब B प्रोपोर्शनल n है और B इक्वल टू Kn हो जाएगा। मतलब B1 बाई B2 इक्वल टू N1 बाई N2। B1 बाई B2 इक्वल टू N1 बाई N2, या इसी को लिख सकते हैं B1 बाई N1 इक्वल टू B2 बाई N2। N हमारा गैस इन मोल है, ध्यान देना आपको। ठीक है ना। तो गैस को हम लोग मोल में लेते हैं, जितना ज्यादा गैस होगी वॉल्यूम उतना ज्यादा बढ़ जाएगा। किसी भी कंटेनर में गैस भरी हुई है या जिसमें और गैस भरते हो तो उसका वॉल्यूम बढ़ता है, इंक्रीज होता है। ठीक है। तो यहाँ से एवोगाड्रो के हिसाब से इक्वेशन हो गया। अब आइए तीन इक्वेशन को कंबाइन करते हैं और देखते हैं आइडियल गैस किस प्रकार से मिलती है। ठीक है। तो आइडियल गैस इक्वेशन हेडिंग लगाएंगे। परफेक्ट गैस की जगह पे हम आइडियल गैस पढ़ते हैं, और आइडियल गैस कब और कैसे मिलेगी आपको, इसी को आज हम प्रूव करेंगे। तो यदि हम बात करें नंबर फर्स्ट, V इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1 बाई P, ये है बॉयल्स लॉ। ठीक है ना। बॉयल्स लॉ के हिसाब से बात मत करिएगा, वॉल्यूम इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर है। सेकेंड,
वॉल्यूम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर है। किसके हिसाब से है? चार्ल्स लॉ के हिसाब से। चार्ल्स ने बताया कि वॉल्यूम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर है प्रोवाइडेड प्रेशर एट कांस्टेंट है। तीसरा हम लिखेंगे वॉल्यूम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ गैस इन मोल। ये है अकॉर्डिंग टू एवोगैड्रो लॉ। इस तरह से there are three laws which are most important. Combining above equations, तीनों को कंबाइन करिए और क्या लिख देंगे? V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू NT बाई P। NT बाई P। NT डायरेक्टली में है, P इनवर्सली में है, ऐसा लिख सकते हैं हम। यहाँ तक किसी कोई डाउट है? इसके बाद प्रोपोर्शनल हटाना है तो कांस्टेंट लाना है। ये पता है आपको? तो प्रोपोर्शनल हटाइए, एक कांस्टेंट लाइए कैपिटल R। V इक्वल टू R N T बाई P। V इक्वल टू R N T बाई P। आप क्या करिए? P को इधर मल्टीप्लाई कर दीजिए, क्या बन जाएगा? P भी इक्वल टू N R T। P भी इक्वल टू क्या लिख दिया आपने? N R T। P भी इक्वल टू N R T क्या है? आइडियल गैस इक्वेशन। ये है आपका आइडियल गैस इक्वेशन वेयर R हमारा गैस कांस्टेंट है। क्या है? गैस कांस्टेंट, या इसी को यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट बोलते हैं। गैस कांस्टेंट और यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट। ठीक है? ये आइडियल गैस इक्वेशन क्यों है? क्योंकि ये जो लॉ है ये हाई टेम्परेचर पे है। हाई टेम्परेचर पे एक परफेक्ट गैस आइडियल गैस की तरह बिहेव करने लगती है। मैंने आपको पहले ही बताया है, एक हाई टेम्परेचर पे एक परफेक्ट गैस आइडियल गैस की तरह बिहेव करने लगती है। इसीलिए इस इक्वेशन को हम आइडियल गैस इक्वेशन कहते हैं। क्लियर है? आइडियल गैस इक्वेशन इसे क्यों कहते हैं ये जानना बहुत जरूरी है। तो इस R जो कांस्टेंट है इसकी वैल्यू होती है, वैल्यू कितनी होती है? 8.314 जूल पर केल्विन इनटू मोल। ठीक है? यहां से निकाल भी सकते हैं आप 8.314 जूल पर केल्विन इनटू मोल। M नंबर ऑफ मोल है इसकी यूनिट, P प्रेशर, V वैल्यूम, R कांस्टेंट है, T टेम्परेचर, केल्विन है। ठीक है ना? जब आप इनका निकालेंगे तो आपको ये मिलेगा। निकाल के देख लें एक बार यूनिट निकाल के चेक कर लेते हैं सही है कि गलत है। यूनिट पहले निकाल लें, ठीक है ना? यूनिट निकालने के बाद आपको पता चल जाएगा। जूल पर ग्राम केल्विन इनवर्स, ग्राम शायद यहाँ पे मोल में लिया है ना हमने तो मोल में ले लिया है, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है? तो ये तो यूनिट आप यहां से निकाल सकते हैं। समझ में आया क्या? आपको यूनिट निकालने के लिए दिया आता है तो आप PV इक्वल टू NRT से यूनिट R की निकाल सकते हैं। हाउ टू फाइंड द यूनिट ऑफ R? PV बाई NT।
प्रेशर है, फोर्स अपॉन एरिया न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, वॉल्यूम का क्या लिखते हैं मीटर क्यूब, एन क्या है मोल, टी क्या है केल्विन। यहाँ से न्यूटन मीटर अपॉन केल्विन इंटू मोल, न्यूटन मीटर क्या होता है जूल, केल्विन इंटू मोल। देखिए मैंने लिखा है जूल केल्विन, जूल पर केल्विन इंटू मोल, मतलब जो हमने यूनिट लिखा है सही लिख दिया गलती से, ठीक है। जो निकालना है वो भी सही है। इसका डायमेंशनल फार्मूला भी आपको निकालना है। इसका डायमेंशनल फार्मूला कैपिटल आर का कैसे निकालेंगे, यहां से फार्मूले से निकाल दीजिए। प्रेशर का डायमेंशन फार्मूला नहीं याद है तो फोर्स का लिख लीजिए, फोर्स का mLT-2 और ये लेंथ है, या डायरेक्ट आप वर्क का भी लिख सकते हो, केल्विन, केल्विन में ही रहेगा, मोल, मोल में ही रहेगा, मोल, मोल में ही रहेगा। तो व्हाट इज द डायमेंशनल फार्मूला ऑफ रेडबर्ग गैस कांस्टेंट, यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, mL2 T-2 K-1 mole -1. So this is the dimensional formula of यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट। क्लियर है? सभी को इस गैस कांस्टेंट की वैल्यू याद रखना है। थैंक यू, हैव अ नाइस डे। बाकी कल पढ़ेंगे। तो आपको जो मेन क्वेश्चन था कि आइडियल गैस इक्वेशन कहाँ से आएगा कैसे आएगा वो हमने प्रूव किया है। इस चीज को आप इससे ध्यान रखेंगे। क्यों एक परफेक्ट गैस इक्वेशन आइडियल में बदल जाती है, क्योंकि हाई टेम्परेचर पे वो आइडियल गैस की तरह बिहेव करने लगता है। इन सारे क्वेश्चन का आंसर आपको मिल चुका है। थैंक यू।